नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि इस समय आने वाली जो वैकेंसी है किसी भी वनडे एग्जाम की, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, आरओ हो, एसएससी जीडी हो, वहां पे जो जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, साथ में स्टैटिक जीके जो हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। आज तीसरी क्लास है। इसके पहले 2 क्लासेज हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, या फिर आप इसको देखने के बाद देख लीजिए। आप जरूर देख लीजिए क्योंकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे बताना चाहते हैं, मैं जयेश पांडे आप सभी साथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सो प्लीज आप लोग इसको पूरा जरूर देखें और अगर अच्छा लगेगा तब आप इसको शेयर वगैरह करिएगा। आप देखिएगा जरूर पूरा। आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, उज्जैन, लखनऊ, दिल्ली। दोस्तों, विवेकानंद स्मारक इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि अभी आप लोग देखे होंगे कि जो छठे चरण का चुनाव हो गया था, उसके बाद जब एक चरण बचा हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी जी, जानते होंगे आप लोग कि 45 घंटे के लिए, है ना, 45 घंटे के लिए बिल्कुल ध्यान दे करके बैठे हुए थे, जिसके विपक्ष भी काफी निंदा किया था कि प्रधानमंत्री को नहीं बैठना चाहिए इस तरीके से। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि विवेकानंद की अगर बात करें दोस्तों, तो विवेकानंद स्मारक यानी कि जहां पे स्वामी विवेकानंद जी ध्यान देते थे, ध्यान लगाते थे अपना, है ना, बैठ करके, वो कहां पे स्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी दोस्तों। कहां है? कन्याकुमारी दोस्तों। तो कन्याकुमारी में, है ना, आप जानते हैं कन्याकुमारी सबसे दक्षिण में दोस्तों, अगर बात की जाए सबसे दक्षिण में, तो सबसे दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी है दोस्तों। और इसी कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी अपना ध्यान लगाते थे, बैठते थे यहीं पे, और यहीं पे मोदी जी भी, अभी आप लोग सुने होंगे, न्यूज में देखा होगा कि 45 घंटे तक बैठे थे। कहाँ पे? विवेकानंद स्मारक में, जो कि कहाँ पड़ता है? कन्याकुमारी के अंदर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने दोस्तों, कायदे आजम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपसे प्रश्न कह रहा है कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, लियाकत अली खान, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। अगर बात की जाए कायदे आजम की, दोस्त समझिएगा, अगर आपसे कभी कायदे आजम की बात करें तो कायदे आजम किसको कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एक बात मैं और बता दूं, आप लोग जानते होंगे कि मुस्लिम लीग, है ना, अगर इनकी बात करें तो आप लोग जान लीजिएगा मुस्लिम लीग, है ना, अगर बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, आगा खां की, तो ये सब सदस्य थे किसके? मुस्लिम लीग के दोस्तों। अगर बात की जाए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1906 में। कब हुई थी? 1906 में स्थापना हुई थी किसकी? मुस्लिम लीग की। दोस्त, आपसे कभी अगर पूछ लिया जाए कि जो मुस्लिम लीग है पार्टी थी, ये समाप्त कब हुई थी दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ये समाप्त हुई थी पाकिस्तान के विभाजन के समय। तो पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था? 1947 में। तो ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और अगर बात की जाए कि पार्टी समाप्त की कब की गई थी, तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा पाकिस्तान के विभाजन के समय। तो पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ? 1947 में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1947 में क्या हुई? ये पार्टी समाप्त हो गई थी। इसके बाद फिर छोटे टुकड़ों में बट गई थी। आगे चल के भी कोशिश हुई, लेकिन फिर वो अस्तित्व में उस तरीके से नहीं आ पाई। आगे अगर बात करें दोस्तों, आगे अगर बात करें इसमें लियाकत अली खां की, दोस्तों लियाकत अली खां जानते होंगे, ये पाकिस्तान के पहले पीएम थे दोस्तों। पाकिस्तान के पहले पीएम दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री। कभी आपसे पूछा जाए पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, तो दोस्त आप क्या बता देंगे? लियाकत अली खां। लियाकत अली खान कौन थे? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। वहीं पे आगा खान की बात करें, आगा खान की अगर दोस्तों बात की जाए, तो आगा खान जानते हैं जो मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग पार्टी जो थी, उसके पहले अध्यक्ष थे दोस्तों। कौन थे? पहले अध्यक्ष।
तो पहले अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, पहले अध्यक्ष की बात करें किसके, मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, आगा खां थे। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता था, कायदे आजम के नाम से जाना जाता था। वहीं पे अगर दोस्तों बात की जाए लियाकत अली खान कौन थे, तो लियाकत अली खान कौन थे, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था, लियाकत अली खान। तो क्वेश्चन जो था हमें लगता है आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछा गया कायदे आजम के नाम से, तो आपका जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगर बात की जाए मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, तो हमने आपको बताया मुस्लिम लीग के सदस्य थे। मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1906 में, 1947 तक चली थी, उसके बाद फिर वे छोटे टुकड़ों में बट गई थी। ठीक है, इसके अलावा लियाकत अली खान को मैंने बताया ही, ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष की अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो कौन था, आगा खां थे दोस्तों। आइए दोस्त हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहा दोस्त आपके सामने, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था दोस्तों। तो एक बात बताना चाहता हूं, ये कहा था किसने, तो ये किसने कहा था, नेपोलियन ने कहा था। किसने कहा था, नेपोलियन ने कहा था दोस्तों, नेपोलियन। अगर बात की जाए सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं दोस्त, फेमस नारा हुआ करता था, क्या हुआ करता था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा था, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। वहीं पे महात्मा गांधी की बात करें दोस्तों, तो महात्मा गांधी के बारे में दोस्त सभी लोग जानते हैं, करो या मरो, भारत छोड़ो, है ना, करो या मरो, मैं लिख दे रहा हूं, करो या मरो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ये सब किसका था, महात्मा गांधी का था दोस्तों। अब मेरी बात समझिएगा, महात्मा गांधी करो या मरो भारत छोड़ो, है ना, लेकिन एक प्रश्न आपसे कभी पूछा जाए कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था दोस्तों, अर्धनग्न फकीर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो किसने कहा था, चर्चिल ने कहा था दोस्तों। चर्चिल ने क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा था। क्योंकि देखिए भाई, महात्मा गांधी जी का मानना था कि बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, है ना, बिल्कुल जानते हैं गांधी जी के बारे में, आप लोग जानते ही होंगे कि गांधी जी जो है बस ऐसे ही धोती पहन लेते थे और कुछ ऊपर रख लेते थे, मतलब बहुत साधारण कपड़ा पहनते थे, पूरा नहीं पहनते थे। इसीलिए अंग्रेज चर्चिल उनको क्या कहते थे, अर्धनग्न फकीर। तो अर्धनग्न फकीर अभी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गांधी जी को किसने कहा, तो किसने कहा था भाई, चर्चिल ने कहा था। गांधी जी का प्रमुख नारा करो या मरो था। सुभाष चंद्र बोस आप जानते ही हैं, है ना, सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और लेकिन जो प्रश्न आपसे पूछा गया, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा, तो यह किसने कहा था भैया, नेपोलियन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्त आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने दोस्तों, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपको बता देखिए, एक क्वेश्चन दिवस से आता है आपके एग्जाम में, है ना, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं आप तो दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को दोस्तों। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। अगर बात करें 21 जून की, तो 21 जून को आप लोग जानते होंगे दोस्तों, विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस की बात करें तो 21 जून। 24 अक्टूबर की बात करें दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो 24 अक्टूबर। वहीं 22 मार्च की बात करें दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं विश्व जल संरक्षण दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस। तो दोस्तों प्रश्न क्या था कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही उत्तर क्या है, 22 अप्रैल है। लेकिन आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। विश्व योग दिवस पूछा जाए तो 21 जून को, है ना। अगर आपसे पूछा जाए विश्व जल संरक्षण दिवस तो क्या बताएंगे, 22 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, लेकिन एक के साथ आप 4 क्वेश्चन जान पाए। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति वह जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, हर जगह पे नहीं पाया जाता। ठीक है, ऑप्शन क्या है, एक सींगी गैड़ा, बंगाल टाइगर, मिथुन बकरी। दोस्तों एक सींगी गैड़ा आप लोग जानते हैं कहाँ पाया जाता है, खास करके असम की बात की जाए, है ना, तो यहाँ पे एक सींगी गैड़ा पाया जाता है। बंगाल टाइगर आप लोग जानते हैं कि कहाँ पे, बंगाल के अंदर, है ना, कहाँ पे, बंगाल के अंदर एक सींगी गैड़ा। अब बात करें अगर दोस्तों मिथुन की, है ना, दोस्तों अगर बात की जाए मिथुन की, देखो मिथुन कई होते हैं, एक मिथुन जानवर होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये मिथुन क्या है, एक जानवर है दोस्तों, ग्याल प्रजाति का एक जानवर है, तो खास करके अरुणाचल और नागालैंड, ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का ये राजकीय पशु भी है, ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का, कभी आपसे पूछा जाए जानवर है और राजकीय पशु है, ध्यान दीजिएगा, राजकीय पशु है, राजकीय पशु कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ध्यान दीजिएगा, ये पूर्वोत्तर में पाए जाते हैं, खास करके अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है, नागालैंड, इसके अलावा और भी पूर्वोत्तर के राज्य जो वहां भी पाए जाते हैं। देखो मिथुन के बारे में एक बात मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एक मिथुन तो मिथुन होते ही खतरनाक है, हाँ, एक हीरो भी हुआ करते थे, आप लोग देखे होंगे, है ना, लगातार उनकी मूवी आती थी, तो मिथुन जो होते हैं ना ये बहुत बड़े, है ना, ये बड़े ही होते हैं, तो ये मिथुन जानवर ही भी वैसे बहुत बड़ा जानवर होता है ना। अगर बात की जाए तो ये मान के चलिए, अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जानते हैं इसका राजकीय पशु है, और यहाँ वहां की विडंबना देखिए कि वहां के राजकीय पशु को खाया भी जाता है, ध्यान दीजिएगा, यानी लोग खाते भी हैं और वहां का राजकीय पशु भी, वहां के लोगों की सोच है। तो मिथुन की बात करें दोस्तों, तो मिथुन खास करके जो पूर्वोत्तर के राज्य है वहां पे जानवर पाया जाता है। लेकिन अगर बकरी की बात करें दोस्तों, तो बकरी आप लोग जानते होंगे कि कोई एक क्षेत्र में बकरी नहीं पाई जाती है ना, उत्तर प्रदेश में भी बकरी है, बिहार में भी है, कहीं भी चले जाए आपको बकरी दिख ही जाएगी, है ना। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया वह कौन सा जानवर है जो स्थानिक प्रजाति केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे अगर मैं मिथुन की बात कर लूं, मिथुन एक राशि भी होती है ना, तो अगर मैं मिथुन की बात कर लूं तो मिथुन जो है, जैसे मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आपके उत्तर प्रदेश में मिथुन नहीं पाई जाती है कि नहीं, बिहार में चले जाओ मिथुन नहीं मिलेगा, है कि नहीं। बंगाल टाइगर की बात करें तो बंगाल में ही पाए जाते हैं। अगर एक सींगी गैड़ा की बात करें तो क्या यूपी में पाया जाता है, नहीं। तो आपको वही तो बताना था कि जो केवल एक ही क्षेत्र में पाए जाते हो, हर जगह ना पाए जाते हो, तो जो सही उत्तर क्या है आपका, क्या हो जाएगा, बकरी, मतलब का उदाहरण नहीं है पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, का उदाहरण नहीं है। तो ये तीनों तो एक सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं, चाहे एक सींगी गैड़ा हो या बंगाल टाइगर हो या मिथुन हो, लेकिन बकरी हर जगह अवेलेबल है ना, इसलिए बकरी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्त आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, संसद की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है, स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अब ध्यान दीजिएगा, पहले चीज तो मैं आपको समझा देता हूं, आप समझिएगा, संसद के अंदर दोस्तों बात की जाए तो संसद के अंदर जानते हैं दो सदन है, एक तो आपका राज्यसभा और दूसरा आपका क्या है, लोकसभा। अब होता क्या है कि जब कभी कभी क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बात नहीं बन रही होती है, यानी किसी भी बहुमत को लेकर के स्पष्ट नहीं होता है ना, राज्यसभा वाले कुछ और कह रहे हैं, लोकसभा वाले कुछ और कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, और यह शक्ति किसके पास है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यह शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि अगर कोई बहुमत नहीं हो पा रहा, राज्यसभा से लोकसभा में कोई बात नहीं बन पा रही है ना, दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति जो है किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए ये शक्ति किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ये शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 108 में है। किसमें है, 108 में है। और स्पीकर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि अध्यक्षता, हाँ ध्यान दीजिएगा, बुलाने की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास है,
लेकिन अध्यक्षता की बात की जाए तो अध्यक्षता कौन करता है? वो स्पीकर ही करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षता कौन करेंगे? स्पीकर करेंगे। बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। उपराष्ट्रपति के बारे में आप जानते ही हैं कि उपराष्ट्रपति जो बनाए जाते हैं वो स्पेशली राज्यसभा के पदेन सभापति के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति के लिए कौन बनाया जाता है? उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री के बारे में जानते ही हैं कि केंद्र की वास्तविक शक्ति होते हैं, है ना, हेड होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। आर्टिकल नंबर 75, है ना। तो आइए दोस्त, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन रहा, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है कहलाती है। ठीक है, आपको बताना है कि जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाता है। दोस्तों एक बात समझिए, जितनी भी बैंक है ना, चाहे एसबीआई हो, बीओबी हो, एचडीएफसी हो, ये जितने भी बैंक हैं दोस्तों, अगर मैं बैंक की बात करूं, बैंक, अगर बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ेगी भैया? पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास जाएंगे दोस्तों। किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अगर बैंकों को, जैसे मान लेते हैं आप गए बैंक के पास पैसे लेने के लिए, है ना, कि भाई हमें लोन चाहिए, ऋण लेना है, तो बैंक किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास। तो आरबीआई, ध्यान दीजिएगा, आरबीआई जब बैंकों को पैसे देगा, ध्यान दीजिएगा, आरबीआई जब बैंकों को पैसे देगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ब्याज लेंगे, है कि नहीं। तो जब आरबीआई बैंकों से ब्याज लेती है तो उसे कहते हैं रेपो दर। ध्यान दीजिएगा, जब आरबीआई इन बैंकों से ब्याज लेगी, भाई जैसे आप जाओगे बैंक में तो बैंक तो आपसे ब्याज लेगी, है कि नहीं। तो ऐसे ही बैंक आरबीआई के पास जाएंगे तो आरबीआई क्या लेगी? ब्याज लेगी, उसे कहते हैं रेपो दर। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? रेपो दर। लेकिन आपसे क्या पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक उधार देता है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है। दोस्तों यहां को लिख लीजिए, को उधार देता है। कहने का मतलब है कि बैंक अब उधार दे रहा है किसको? आरबीआई को। अब मेरी बात समझिएगा, अगर आरबीआई बैंक को पैसे दे रहा है, उससे ब्याज ले रहा है, उसे कहेंगे रेपो दर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई बहुत लोगों ने बैंक में पैसे जमा कर दिया, अब बैंक को जरूरत ही नहीं है, बैंक में जमा करने वाले ज्यादा हो गए, लोन लेने वाले कम हो गए, तो अब बैंक वाले क्या सोचते हैं कि हम ये पैसा आरबीआई के पास ही दे दें, है ना, पैसा आप कहाँ जमा कर दें? यहां पे जमा ही कर दें। अब जब पैसा बैंक वाले जमा करेंगे आरबीआई के पास, तो अब बैंक वाले भी कहेंगे भाई कुछ हमें भी ब्याज मिले, है कि नहीं। तो अगर बैंक वाले पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं तो जो इनको ब्याज मिलता है बैंकों को, ध्यान दीजिएगा, जो ये लेते हैं इन्हें कहा जाता है रिवर्स रेपो दर। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो दर हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा पूछा जा रहा है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देता है। अगर आरबीआई बैंक को उधार देता होता तो क्या होता? रेपो दर। लेकिन यहां बैंक आरबीआई को उधार दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमें लगता है कि समझ में आ गया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अगर बात की जाए, आप देखिए नेशनल पार्क से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, है ना, कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से पूछे ही जाते हैं, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार भी लगातार ध्यान दे रही है, तो यहां से क्वेश्चन तो पूछा जाना जरूरी हो जाता है। तो अगर बात की जाए कि प्रथम आपसे पूछा रहा है, तो प्रथम की बात करें दोस्तों, अगर चांदोली की बात करें तो ये कहां है? पहले तो ये समझ लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, कहां है? महाराष्ट्र के अंदर। अगर बात करें जिम कॉर्बेट की, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है दोस्तों? उत्तराखंड के अंदर है। कहां है? उत्तराखंड के अंदर। पहले उत्तर प्रदेश था, अभी उत्तराखंड के अंदर है। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, क्या है? गुजरात के अंदर। अगर बात की जाए वहीं पे दुधवा कहां है, तो कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। आगे देखिए, अब अगर बात की जाए दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो
प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जो पहले उत्तर प्रदेश में था लेकिन अब 2000 में, है ना, सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। अभी वर्तमान में कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। क्या नाम है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। अगर वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है, लखीमपुर खीरी के अंदर है। तो उत्तर प्रदेश वाले ध्यान देंगे, खास करके दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के अंदर है। गिरवन की बात करें तो गुजरात में है। जिम कॉर्बेट मैंने बताया उत्तराखंड, और चांदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महाराष्ट्र में है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दोस्तों मैनचेस्टर की बात करें तो जहां पे सूती कपड़े, है ना, सूती कपड़ों का उत्पादन होता है, वहां उसी को मैनचेस्टर कहा जाता है। इंग्लैंड में एक शहर था मैनचेस्टर, वहां पे सबसे ज्यादा सूती कपड़े का उत्पादन होता था, वहीं से मैनचेस्टर शब्द आ गया। तो अगर मैनचेस्टर आपसे कभी पूछा जाए दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करें, यानी सबसे ज्यादा सूती कपड़े कहाँ होते हैं दक्षिण भारत में, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ पे दोस्तों, कोयम्बटूर में। ठीक है, कहां पे, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर की बात करें तो दक्षिण भारत का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं। वहीं पे अगर बात करें मदुरई, मदुरई एक प्राचीन शहर है दोस्तों। क्या है, प्राचीन शहर जिसका नाम है मदुरई। लेकिन अगर आपसे कभी उत्तर भारत का पूछे दोस्तों, उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे कभी पूछा जाए उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे कभी भारत का मैनचेस्टर पूछे दोस्तों, किसका पूछे, भारत का, तो भारत का मैनचेस्टर जो होगा, पूरे भारत का क्या होगा, अहमदाबाद होगा दोस्तों। क्या होगा, अहमदाबाद होगा। तो दोस्तों भारत का अगर कभी मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद, उत्तर भारत का आपके उत्तर प्रदेश में कानपुर, और दक्षिण भारत का पूछा जाए तो कोयम्बटूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन कभी उत्तर भारत का पूछे तो कानपुर, और पूरे भारत का पूछे तो अहमदाबाद। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से नदियों से, है ना, नदियों से भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, गंगा, रावी, चेनाब, सतलज। दोस्तों आप अगर गंगा की बात करें तो गंगा नदी आप लोग जानते हैं भारत की एक प्रमुख नदी है ना, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, सबसे लार्जेस्ट नदी है, सबसे लंबी नदी है, जो कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है ना, उत्तराखंड के अंदर से निकलती है। तो ये गंगा तो भारत की ही है। अगर बात करें रावी और चेनाब, है ना, रावी और चेनाब की बात करें दोस्तों, तो ये किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है दोस्तों। किसकी है, सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी। रावी, चेनाब, ब्यास, है ना, सतलज, तो ये सब किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। तो रावी और चेनाब की बात करें दोस्तों, तो ये निकलती है कहां से, हिमाचल प्रदेश से दोस्तों। कहां से, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से आप जानते हैं कि रावी और चेनाब नदी निकलती है। लेकिन अगर बात करें सतलज की, तो सतलज नदी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सतलज नदी आप जानते हैं कि भारत में आती है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे पहले तो समझिए, सतलज जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, सतलज। तो सतलज भारत के अंदर से नहीं निकलती है, बल्कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों। कहां से, मानसरोवर झील के पास से, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सतलज, है ना। सतलज को छोड़ करके बाकी सभी नदियों का उद्गम कहाँ है, भारत में है। तो ये दो क्वेश्चन थे कुछ दोस्तों। अभी कुछ क्वेश्चन और भी बढ़ाए जाएंगे, और भी कंटेंट इसी तरीके से। हमारी कोशिश है कि आपका कुछ और भी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। बस आप लोग प्यार देते रहिए, है ना। इसको अधिक से अधिक दोस्तों में अपने शेयर करिए। आपका अपना परिवार है, नए हैं सब्सक्राइब करिए, है ना, और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।